कल हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सीखा था। आज हम सोडियम क्लोराइड के एक द्वारा अन्य उत्पाद जिसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, अगर इसकी संरचना सूत्र लिखें तो इस तरीके से होगा CaOCl और इधर Cl। यह सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, संरचना सूत्र है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, कोई भी नाम बोल सकते हैं। इसको बनाया जाता है, उसके लिए भी नमक आवश्यक होता है। कैसे नमक, कैसे आपको होगी, यहाँ तो सोडियम क्लोराइड दिखाई नहीं दे रहा सर, नमक कैसे काम है। तो पहले हमने नमक के पानी को उसका विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन में जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उस क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड से विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। अब विरंजक चूर्ण प्राप्त कैसे कर सकते हैं? शुष्क भुजा हुआ चूना शुष्क अवस्था में है, ये सूखी अवस्था में है, विलीन नहीं है। तो शुष्क भुजा हुआ चूना जो होता है उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, इसे ही हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। आपने पानी पिया है, नल का पानी, उसमें एक तीक्ष्ण गंध आती है। वो तीक्ष्ण गंध क्यों आती है? क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है? विरंजक चूर्ण। पानी को शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण मिलाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब क्लोरीन से करवाई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया कैसे भी ध्यान देंगे, अगर इसको देखें, कैल्शियम के साथ में 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, OH OH, क्लोरीन 2 है, तो ये H और OH मिलकर के क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। अभिक्रिया क्या होगी? CaOCl2 और ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन गया जल। इस विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? विरंजन का मतलब होता है रंग उड़ाना, किसी चीज़ का कलर कम कर देना, उसको फेड कर देना या एकदम उसको साफ कर देना, सफ़ेद कर देना, ये कहलाता है विरंजन। तो ये विरंजन के विशेष काम में आता है, इसलिए इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण। तो इसके क्या उपयोग है? सूती वस्त्र और लिनन, आपने सफ़ेद कुर्ते पहने होंगे, वो लिनन है। तो उन वस्त्रों के विरंजन, मैंने उनको चमकीले वाइट बनाने के लिए, सूती कपड़े ज़्यादातर देखें, वाइट कुर्ते पजामे आपने देखे, वो एकदम चमकीले वाइट होते हैं, और लिनन का कपड़ा भी वाइट होता है। तो उसके विरंजन यानी उसको एकदम सफ़ेद चमकदार बनाने के लिए और विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग होता है कागज़ उद्योग में। कागज़ उद्योग, आपने अपनी ये एक्सरसाइज बुक देखी है, कॉपी देखी है, इसका पन्ना एकदम सफ़ेद होता है ना, इसका पेपर एकदम सफ़ेद चमकदार होता है। लेकिन पेपर तो जितने भी कागज़ बनते हैं वो तो वृक्षों के द्वारा बनते हैं, वृक्षों की छाल से, रेशे से बनते हैं। तो ये जो सेलुलोज होता है ये मटमैला रंग का होता है। वृक्ष का सेलुलोज क्या होता है? मटमैले रंग का होता है। इसको एकदम सफ़ेद करने के लिए पेपर उद्योग में, पेपर इंडस्ट्रीज में, कागज़ उद्योग में और इस विरंजक चूर्ण का उपयोग। यही कारण है कि जिस एरिया में पेपर मिल है, कागज़ बनाने फैक्ट्री, वहाँ कई किलोमीटर तक तीक्ष्ण गंध आती है। तो वो तीक्ष्ण गंध किसके कारण होती है? इस विरंजक चूर्ण के कारण होती है। तीसरा उपयोग, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने में, धोबी वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी इस क्लोरीन का, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है ताकि कपड़े एकदम चमकदार हो, मटमैला कपड़े पर कोई दाग धब्बा है वो साफ़ हो जाए। और कई बार आपने देखा रंगरेज, जो कि कपड़े पे चुनरी वगैरह पे रंग करते हैं ना, जैसे आप अपनी जींस पैंट ले गए लॉन्ड्री वाले पास, इसके पास, रंगरेज के पास, कि इसको तो दोबारा कलर कर दे, तो वो क्या करेगा? विरंजक चूर्ण के विलयन में आपके दिए हुए कपड़े को काफ़ी देर तक उबाल लेगा। उबालने से क्या होगा? पुराना रंग तो उतर जाएगा,
फिर उसको नई जो डाई होगी, नया जो कलर होगा उसमें कपड़े में उसको रंगेगा और सुखाएगा नमक के पानी में उबाल करके। अगला उपयोग क्या है, पानी में रोगाणुनाशी के रूप में। विरंजक चूर्ण की प्रकृति होती है ये रोगाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए इसका उपयोग पानी में मिलाया जाता है। तो अपने जो घरों में सप्लाई में पानी आता है उसमें हो सकता है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हो, तो वो छानने से दूर नहीं होंगे। तब क्या होता है, उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है और विरंजक चूर्ण घोलने पे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। वह क्लोरीन गैस जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। फिर अगला उपयोग है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। आपने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा है, तो किसी भी रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करने के लिए या उपचयन करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये अभिक्रिया ध्यान से देखेंगे। ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे जब क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम एक परमाणु ऑक्सीजन का और क्लोरीन मिलके तो बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और एक अणु जल का बाहर मुक्त हो जाता है। तो ये विरंजक चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण है। बेकिंग सोडा। बेक का अर्थ होता है कोई खाद्य वस्तु पकाना, समझ गई ना? कोई भी खाद्य वस्तु जिसको पकाई जाती है, उसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको बेक करना कहलाता है। जैसे बिस्किट पकाना है, केक बनाना है, समझ आएगी ना? डबल रोटी बनानी है, ये सारा काम क्या कहलाता है? बेक करना। बेकरी का नाम सुना होगा। बेकरी का मतलब इस तरीके खाद्य पदार्थ तैयार करना, और खाद्य पदार्थ तैयार करना कहलाता है बेकिंग। तो बेकिंग में जो सोडा काम में लिया जाता है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा, कई नाम है इसके, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र हो गया, सोडियम का सूत्र Na, देखो ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो गया? H, और कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? CO3। अपना अगला यौगिक है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने का सोडा। अपने घरों में देखा होगा, त्यौहार पे कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें क्या डाल देते हैं? थोड़ा खाने का। रासायनिक सूत्र की दृष्टि से बात करें तब इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, अर्थात NaHCO3। ये हो गया आपके मीठे सोडे का रासायनिक सूत्र। कैसे बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, ध्यान दो कैसे पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोला गया है, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। उसमें दो गैस प्रवाहित करते हैं एक साथ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया। ध्यान देंगे, नमक के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कौन कौन सी दो गैसें प्रवाहित की जाती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया। ये प्रवाहित की जाती है तो अमोनियम क्लोराइड, इसको नौशाद्र भी बोल सकते हैं, वो प्राप्त होता है। अपना आवश्यक पदार्थ जो होता है मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त। अभिक्रिया कैसे होगी? ध्यान देंगे, NaCl, इस अभिक्रिया को समझेंगे कैसे संपन्न होती है। NaCl प्लस H2O को मैं लिखता हूँ HOH। क्या लिख रहा हूँ? HOH प्लस CO2 प्लस NH3। ये अभिकारक है। इस क्रिया में क्या होगा? ये NH3, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ध्यान देंगे, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये NH3, ये आपस में क्रिया करेंगे। NH के साथ में 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन मिलके कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, तो NH4Cl। समझ आ गई क्या बात? ध्यान देंगे इधर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है।
तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को समझेंगे कि हुआ कैसे, इसको रटना नहीं है। अभिकारक याद रखो कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलीन है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। दो शब्द याद रखो कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन में तो सोडियम क्लोराइड का भी सूत्र लिखा और जलीय विलीन के लिए H2O पानी का भी सूत्र लिख दिया। ये तो बन गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलीन। इसमें दो गैस प्रवाहित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया CO2 और अमोनिया का सूत्र हो गया NH3। ये प्रोडक्ट अभिकारक याद होते ही ये समीकरण अपने आप हो जाएगी। कैसे? NaCl का तो Cl, जल का एक हाइड्रोजन और NH3 आपस में जुड़ जाएंगे अभिक्रिया के बाद नए बंध बना के। N हाइड्रोजन हो गए 4, तो ये बन गया NH4 और ये Cl जुड़ के बन गया NH4Cl। इसको अमोनियम क्लोराइड या नौसाद्र भी कहते हैं। और जो बचा हुआ है NaHC2 रे कितने ऑक्सीजन हो गए? 3, तो ये बन गया NaHCO3। ये जो आपका मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, ये है। तो इस तरीके से नमक के जलीय विलयन से मीठा सोडा प्राप्त किया जाता है। तो आपको कोई पूछ ले मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कैसे करते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। ये आता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठे सोडे को गर्म करने पर क्या होता है। तो गर्म करने का मतलब क्या हो गया? तापीय अपघटन। तापीय अपघटन की परिभाषा में आपने पढ़ा था किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो अपने अवयवों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। तो यही घटना यहाँ पे होगी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर जलवाष्प बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और सोडियम कार्बोनेट बचेगा। कैसे होगी अभिक्रिया? ध्यान देंगे। दो अणु NaHCO3 और NaHCO3, NaHCO3 के दो अणु गर्म करने पर अभिक्रिया में भाग लेंगे तो Na2 और CO3, समझ आएगी क्या बात? दोनों सोडियम परमाणु, सोडियम आयन और कार्बोनेट ये अलग हो जाएगा, बन जाएगा Na2CO3। ये दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु और इसका एक ऑक्सीजन परमाणु ग्रहण करके बना लेगा जल H2O। समझ रहे हो ना? ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु और इसे एक ऑक्सीजन लेके क्या बना लिया? H2O। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया था, वो ऑक्सीजन के दो ही बचे तो बच जाएगा CO2। ये जो CO2 गैस है ये बाहर निकलती है। तो ये तापीय अपघटन हुआ है। तापीय अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर होता है। प्रश्न आ जाए मीठे सोडे, खाने के सोडे या बेकिंग पाउडर का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग लिखिए। तो कैसे लिखोगे? बेकिंग पाउडर बनाने में दो पदार्थ होते हैं, एक तो बोलने में आता है बेकिंग सोडा, ये तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो है बेकिंग सोडा। लेकिन इसके साथ कोई एकदम मंद प्रकार का बहुत ही कमजोर अम्ल मिला दिया जाता है, अम्लीय पदार्थ मिला दिया जाता है, शुष्क अम्लीय पदार्थ मिला दिया जाता है और एक पाउडर बनता है जिसको बोलते हैं बेकिंग। बेकिंग सोडे के साथ साथ में मंद खाद्य अम्ल होगा, जैसे टार्टरिक अम्ल जो इमली का सत्व होता है उसका उपयोग भी किया जा सकता है। अब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाने पे क्या अभिक्रिया होगी? बेकिंग पाउडर कैसे काम आता है? जब भी बेकिंग पाउडर को जल में विलय किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये दुर्बल अम्ल का जो हाइड्रोजन आयन है ये आपस में क्रिया करते हैं। जो अम्ल लिया है उसका सोडियम लवण बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बेकिंग में किया जाता है। जैसे केक बनाते हैं, केक एकदम स्पंजी होता है, ठीक है, और डबल रोटी आती है जिसको पाव ब्रेड भी कहते हैं।
जिसमें आपने सुराख से देखे होगे, तो उसमें सुराख क्यों हो जाते हैं? किसी ने हाथ से थोड़ी किए। जब बेकिंग पाउडर और मीठे सोडे का उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो उस उपयोग करने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और बनते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उस खाद्य पदार्थ में छोटे छोटे सुराख से हो जाते हैं और उससे वो खाद्य पदार्थ एकदम सॉफ्ट स्पंजी हो जाता है। तो ब्रेड बनाते हैं तब इसका उपयोग होता है। आपने क्या देखा, ये जो होते हैं प्रति अम्लीय एंटासिड के रूप में हमारे एसिडिटी होती है, तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जब मीठे सोडे का विलयन पीते हैं, सोडा पीते हैं, तो एसिडिटी पेट की समाप्त हो जाती है। इसलिए बाहर मार्केट में सोडा वाटर भी आता है पेय पदार्थ के रूप में। और अग्निशामक यंत्र होता है, आपको पहले भी बताया था, अग्निशामक यंत्र में भी इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है। अपना अगला यौगिक है धोने का सोडा। जैसे कपड़े धो सकते हो, कोई फर्श वगैरह धो सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या आता है? धोने का सोडा, या अंग्रेजी में कहते हैं तो वॉशिंग सोडा। बात एक ही। इसको बनाया कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है? जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है, उसका तापीय अपघटन किया जाता है। पहले भी यह समीकरण आई है अपने कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या होता है, तो वही है यहाँ पे, वही समीकरण वापस रिवाइज हो रही है। मीठे सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को वापस जमाया जाता है, यानी सुखा के पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने पर क्या होगा, ये जो जल है इसके साथ में संयुक्त हो जाएगा। एक अणु सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु अंदर समाहित नमी के रूप में रहेंगे, आर्द्रता के रूप में रहेंगे। 10 जल के अणु इसके साथ जुड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय जल। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। तो प्रश्न आपके क्या है कि वॉशिंग सोडे या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा, जब बेकिंग सोडे के जलीय विलयन को गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकल जाती है और सोडियम कार्बोनेट व जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन का क्रिस्टलीकरण करने पर, यानी उसको वापस पाउडर रूप में बनाने पर सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके साथ में आप देख रहे हो 10 के जल के अणु हैं, ये लिखना ज़रूरी है। जब भी आपको वॉशिंग सोडे का सूत्र बताया जाएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 10H2O लिखते हैं साथ में। समझ आएगी ना? सीधा लिखोगे तो उसको शुष्क सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, मृत सोडा बोलेंगे, सोडा एस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सोडा एस। अगर आपने ये लिखा है, इसका मतलब ये सोडा एस है, और आपने साथ में 10 जल के अणु दिखाए हैं, तब ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडे का सूत्र लिखते समय ध्यान रखोगे, इसके रासायनिक सूत्र में 10 जल के अणु जरूर दिखाओगे, तभी एक्यूरेट सूत्र होगा। समझ आई ना बात? अब इसके उपयोग क्या हैं? इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। बोरेक्स पाउडर जो रासायनिक पदार्थ है सोडियम के साथ में बना हुआ पाउडर, तो ये बोरेक्स पाउडर में बनाने में इसका उपयोग होता है। घरों में साफ सफाई के रूप में, जैसे सर्फ या साबुन का उपयोग नहीं करना है तो वॉशिंग सोडे को पानी में घोल लेते हैं, उससे फर्श भी धो सकते हैं, ज़रूरत हो तो साधारण जो कपड़े होते हैं वो भी धोए जा सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, यानी पानी का जो खारापन है उसको कम करने के लिए जब वॉशिंग सोडे को पानी में डाल के उबाला जाता है तो जो लवण होते हैं, खारे लवण, वो पैंदे में बैठ जाते हैं और ऊपर जो थोड़ा सा पानी होता है वो थोड़ा सा उसमें नमक की मात्रा कम होती है, तो इसको बोलते हैं जल की स्थायी कठोरता दूर करना, खारापन दूर करना। तो ये कुछ उपयोग है। हमारे प्रश्न आता है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? प्रश्न क्या आएगा? क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा कि प्रकृति में कुछ लवण ऐसे होते हैं जिनमें अणुओं के साथ जल की मात्रा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो संयुक्त अवस्था में ये जो जल पाया जाता है, क्रिस्टल के साथ जो जल पाया जाता है, लवण के क्रिस्टलों के साथ जो जल पाया जाएगा उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं। आप उदाहरण दे सकते हो वॉशिंग सोडे का, या एक और उदाहरण है जैसे कॉपर सल्फेट है, इसके साथ 5 जल के अणु हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कौन से पानी है?
इस जल को क्या कहेंगे? क्रिस्टलन जल कहेंगे। हमने अभी अनेक प्रकार के लवण देखे। कौन कौन से लवण? मीठे सोडे का लवण देखा, धावन सोडे का लवण देखा। तो इस लवण की बात करें तो एक नया प्रश्न उठता है। जैसे आपने धावन सोडे का अणुसूत्र पढ़ा था Na2CO3.10H2O। ये क्या है? 10H2O जो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसकी हम बात करें। या आपको प्रश्न कोई पूछ ले, क्या लवण के क्रिस्टल मतलब लवण के पाउडर के जो दाने होते हैं ना, एक निश्चित ज्यामिति का जो दाना होता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्या लवण के क्रिस्टल सभी शुष्क होते हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं। सभी लवणों के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते हैं, उसमें कुछ मात्रा में नमी या आर्द्रता पाई जाती है। क्यों होती है? पहले नमी या आर्द्रता क्यों आती है? आपने पढ़ा कि अम्ल और क्षार के जलीय विलयन लिए जाते हैं। अम्ल और क्षार के जलीय विलयन लिए जाते हैं तो लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। तो इस लवण का क्रिस्टल जब बनता है तो उसमें कुछ मात्रा में संलग्न हो जाती है जल की। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? लवण के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते हैं। प्रत्येक क्रिस्टल के साथ प्रत्येक अणु क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टलीय अणु के साथ कुछ मात्रा में जल संलग्न पाया जाता है, उसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, एक प्रैक्टिकल तुम्हारी बुक में आया हुआ है कि आप एक पात्र में कॉपर सल्फेट को लेके गर्म कीजिए। कॉपर सल्फेट को गर्म कीजिए। गर्म करने से पहले पोर्सिलेन प्याली होती है, एक चमकीली वाइट प्याली होती है, इसको पोर्सिलेन प्याली बोलते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट लेओगे तब तो आपको उसका चूर्ण जो होता है नीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? नीले रंग का। लेकिन कुछ समय तक गर्म करने के बाद इसका नीला रंग जो है वो गायब हो जाता है और वो श्वेत रंग का प्राप्त होगा। ठीक है। अब इस शुष्क पाउडर को जो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, आप इसमें वापस जल डाल दोगे तो वापस कैसा हो जाएगा? श्वेत से कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो ये नीले रंग का गुण था, वो क्रिस्टलीय जल की उपस्थिति के कारण आया। तो इससे सिद्ध होता है, एक और यौगिक देते हैं। जैसे अभी आपने धावन सोडा कुछ अणु पढ़े आपने, जैसे कॉपर सल्फेट पढ़ा, इसके साथ 5 जल के अणु होते हैं। ठीक है। और जो सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3, इसके साथ एक क्रिस्टल के साथ जल का 10 अणु जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही फिटकरी जो होती है, फिटकरी क्या होता है? पोटेशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट लवण होता है। तो K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस। तो ये पोटेशियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसके साथ में 24 जल के अणु जुड़े हुए होते हैं। तो ये फिटकरी का सूत्र होता है। तो हमने अनेक प्रकार के लवण देखे जिसमें एक अणु का जो क्रिस्टल होता है उनके साथ में कुछ मात्रा में जल के अणु संलग्न रहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि लवण के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते। उनके अणुओं के जो क्रिस्टल होते हैं उनके साथ में जल संलग्न पाया जाता है। इसी जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो आपको 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, लवण के क्रिस्टल क्या शुष्क होते हैं, समझाइए। तब भी यही बात लिखेंगे। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो भी आपका उत्तर यही होगा। उत्तर क्या आएगा कि लवणों के अणु होते हैं या लवणों के जो क्रिस्टल होते हैं उनके साथ में जल के अणु संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। इस संयुक्त हुए जल को, जो साथ में जल संयुक्त है, उसी को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट जो होता है, जिप्सम जो होता है, ये जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट होता है। यानी एक कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ में जल के
दो अणु जुड़े हुए हैं, तब इसको हम क्या कह देते हैं? जिप्सम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जिप्सम। अरे यदि इसी जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो थोड़ा इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसका अर्धहाइड्रेट बनता है। कैल्शियम सल्फेट का क्या बनता है? अर्धहाइड्रेट बनता है। उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने के काम आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डॉक्टर हाथ के अब जो पट्टा करता है ना, जो सफ़ेद चूना पाउडर लगाता है, वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट के अणु के साथ जल का आधा अणु जुड़ रहा होता है, अर्थात अर्धहाइड्रेट होता है। तो आपने इतने प्रकार के लवणों के क्रिस्टल देखे, सभी के साथ में कुछ न कुछ मात्रा किसकी संलग्न है? जल के अणुओं की संलग्नता है। तो आप कह सकते हो कि लवण के क्रिस्टल शुष्क नहीं होते हैं, उनके क्रिस्टल के साथ जल की मात्रा पाई जाती है, जिसको क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये तो कुछ सामान्य उदाहरण। अब ऐसा ही एक पदार्थ है जिसमें से कैल्शियम सल्फेट या का डाईहाइड्रेट जो होता है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न ये आएगा आपके कि जिप्सम क्या है? जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या होता है? समझ आ गई? या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? या अगला प्रश्न आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसकी उपयोगिता बताइए समीकरण सहित। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो परिभाषा है कि जिप्सम क्या है। जिप्सम जो होता है, आपको लिखना होगा सबसे पहले कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट होता है। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के साथ में, डाई माने दो, हाइड्रेशन से संबंधित, पानी से संबंधित होता है, तो दो जल के अणु होते हैं। समझ आई ना? कैल्शियम सल्फेट के एक क्रिस्टल अणु के साथ में जल के कितने अणु संयुक्त होते हैं? दो अणु संयुक्त होते हैं। इस जो संरचना को होता है, इसका नाम होता है जिप्सम, या रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि जिप्सम क्या है, तब आपका एक ही उत्तर होगा कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट होता है, और इसका ये सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न आता है, कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा? गर्म करने पर क्या होगा? यदि जिप्सम को गर्म किया जाता है तब क्या होगा? अथवा प्रश्न आ जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जा सकता है। दोनों तरीके से पूछ सकता है आपको ये प्रश्न, दो तरीके से पूछ सकता है कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है। एक प्रश्न तो ये आएगा। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की लैंग्वेज उत्तर देखेंगे कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है। यदि जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट, इसको 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाएगा। कितने तापक्रम पर? 373 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है। तो इसके जल के अणु में से कुछ जल बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के अर्धहाइड्रेट बचेगा, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट बचेगा। और पर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको जिप्सम का सूत्र लिखना होगा कि कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट है। जब इसको गर्म किया जाता है, 1.5 अणु जल तो बाहर निकल जाएगा और आधा अणु पानी का बचेगा। आधा अणु का मतलब हो गया ये कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हो गया, यानी आधा अणु है, तो ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। इसको POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये जल है ही, तो आप लिख दोगे कि जिप्सम को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्राप्त होता है और जल अणु बाहर वाष्प के रूप में निकल जाता है। लेकिन अब मुझे बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि 1.5 अणु, आधा जल का अणु का क्या मतलब हुआ?
कोई कहे कि आधा जलकाणु साथ में है, तो आधा जलकाणु कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। आधा अणु का मतलब ये थोड़ी है कि आधा हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और ऑक्सीजन इधर हो जाएगी। अगर ये लिख दोगे तो पूरा एक अणु ही हो गया। तब इसको दूसरे रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा कि इसके दो अणु को दिखाए जाते हैं। दो अणु दिखाने के लिए क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट के बाहर 2 लगा देते हैं। समझ आ गई ना? तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हो गए। इसको जब गर्म किया जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट कितना है, खुद तो 2 हो गए, खुद कितने हो गए 2, और जल के अणु कितने हो गए 2 दूनी 4। इस यौगिक में ध्यान दोगे, यहाँ पे जल के अणु कितने हो गए 2h2 है एक में, तो 2 अणु लेते ही 2 दूनी कितने हो गए 4 हो गए। 4 में से क्या करेंगे, 3 तो बाहर निकाल देंगे और एक जल का अणु रख देंगे, एक जल का अणु रहने देंगे। कितने अणुओं के साथ में, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ में। तो हम इसको लिखेंगे, इसको गर्म करते हैं तो इसका तापीय अपघटन होगा 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ में, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ में एक जल का अणु संयुक्त रूप से पाया जाएगा। अर्थात एक अणु के हिस्से में तो आधा ही जल का अणु आया ना। तो ये हो गया एक तरीके से सही सूत्र, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है। और लिखने का तरीका ये होता है। तो ध्यान देंगे, आपको परीक्षा में प्रश्न, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो आप जिप्सम का अणुसूत्र लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट का डाइहाइड्रेट। इसको गर्म किया, गर्म करने पर तापीय अपघटन होगा, अर्थात ये वियोजित हो जाएगा। वियोजित कैसे होएगा, 1.5 जल का अणु बाहर निकलेगा और आधा जल का अणु इसके साथ ही रहेगा। तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट प्लस से 1.5 जल का अणु, 1 से 1/2 जल का अणु बाहर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आधा जल का अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इसी अभिक्रिया को दूसरे रूप में लिखा जाता है। जिप्सम के 2 अणु लिए जाते हैं। कितने अणु लिए जाते हैं, अभिक्रिया दिखाने के लिए 2 अणु लिए जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल 2 अणु 2 हो गए और हाइड्रोजन के जल के कितने हो गए 2 दूनी 4 अणु हो गए। जब इसको गर्म करेंगे तो अब इसका तापीय अपघटन होगा। 4 जल के अणुओं में से 3 जल के अणु तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और 2 कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ में एक जल का अणु संयुक्त रूप से पाया जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हो गए, ये दोनों अणु जल के एक अणु के साथ में संयुक्त रहते हैं, या जल का एक अणु जो है कैल्शियम सल्फेट के 2 अणुओं के साथ में संयुक्त रूप से पाया जाता है। तो एक के हिस्से में तो आधा ही आया ना, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट हो गया। ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं, और 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं। तो आप अभिक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हो और अभिक्रिया को ऐसे ही लिख सकते हो। जिप्सम को गर्म करने के ही प्रश्न को दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए। तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। क्या बताओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट है। अर्ध माने आधा, हाइड्रेट माने जल का अणु जुड़ा हुआ हो, तो वो अर्धहाइड्रेट कहलाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र लिख दिया, डॉट 1/2H2O लिख दिया। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। लेकिन वही बात मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, किसी भी अणु के साथ आधे जल का अणु का क्या मतलब हुआ, अस्तित्व ही नहीं है जल के आधे अणुओं का। तो इनकी संख्या सबकी डबल कर दी जाती है, ठीक है, सबको डबल करेंगे तो CSO4 के आगे तो 2 आ जाएगा, और इसके आधे का डबल होगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, 1 जल का अणु पाया जाता। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो, आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रकृति में पाया इस रूप में जाता है और इसको समझाने के लिए लिखा इस तरीके से जाता है। अब अगला प्रश्न है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे गर्म करते हैं तो इसका तापीय अपघटन होता है। तापीय अपघटन होने से और जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और आधा जल का अणु जो है कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल के साथ में पाया जाता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसको इस समय कहती है, इसके उपयोग क्या है।
तो देखो, आपने टूटी हुई हड्डियों पर एक पट्टा चढ़ा हुआ देखा होगा, कठोर पट्टा। कठोर पट्टा वो क्या होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में, प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते हैं। दूसरी बात, सुंदर मूर्तियाँ होती है, बाज़ारों में मूर्तियाँ आती है ना मिट्टी की सी, तो कोई साधारण मिट्टी नहीं होती, वो कौन सी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आपने आजकल बाज़ार जाते हो, अच्छे शॉपिंग मॉल पे जाते हो, अच्छी डिज़ाइनदार छत होती है ना अंदर की, जिसको फोर सीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर सीलिंग। तो वो डिज़ाइन वाली जो छत है, विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियां जो डिज़ाइनें होती है, वो छत भी किसकी बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया। आपके प्रश्न आ जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर वापस जिप्सम बनता है। क्या बनता है, जिप्सम बनता है। उस अभिक्रिया को विपरीत लिख दोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में विलय किया जाता है, जल में विलय किया जाता है, तो वापस जिप्सम प्राप्त होता है। वापस क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। और जो जिप्सम बनता है वो वापस सूख करके क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, उसका सही उपयोग हो जाएगा।